हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि पुलिस कब आपको गोली मार सकती है। When पुलिस शूट यू डाउन। दोस्तों, हमारे देश में बहुत ज्यादा भ्रांति है, खास करके आदिवासी अंचल में। वहां के आदिवासी नेताओं ने आदिवासियों के बीच ये भ्रम फैला रखा था कि पुलिस गोली नहीं मार सकती है। अगर पुलिस गोली मारेगी तो उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा। इसी तरह से देश के अन्य भागों में भी लोगों में ये गलत भ्रांति है कि पुलिस को गोली मारने का अधिकार नहीं है, और जब भी वो गोली किसी व्यक्ति को मारती है तो उसके लिए उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा। दोस्तों, खास करके मैं जब झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ था तो वहां के आदिवासियों में यह जबरदस्त रूप से गलतफहमी फैल गई थी कि पुलिस गोली नहीं मार सकती है। तो इसके लिए वो क्या करते थे कि जब पुलिस उन्हें पीछा करती थी तो पेड़ पर चढ़ जाते थे या पत्थर से मुकाबला करते थे। पुलिस इसलिए नहीं गोली मारती थी कि कहीं अगर गोली चलाने से उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर न्यायिक जांच होगी, पूरे राज्य में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, पुलिस बर्बरता के कहानी गढ़े जाएंगे, और उसके बाद मानवाधिकार आयोग के द्वारा पुलिस की जांच की जाएगी, और इस तरह से विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने से पुलिस परेशान हो जाएगी। और इसीलिए पुलिस फोर्स डिफेंसिव होकर के गोली नहीं चलाती थी। हालांकि जो बदमाश जघन्य अपराध में शामिल होते थे, लेकिन जब एक दिन ट्राफी लगा करके झाबुआ इंदौर रोड पर बहुत सारे बदमाश ने मिलकर के एक गाड़ी को रोका और उसमें बैठे हुए 3-4 लोगों को लूटना शुरू किया, और उसी समय में एक एसआई और एक हवलदार मोटरसाइकिल पर पेट्रोलिंग करता हुआ वहां पहुंचा। उसने लूट की वारदात देखा और तत्काल उसने फायर खोला, और इस फायर में एक बदमाश की मृत्यु मौके पर हो गई। लेकिन बाकी के बदमाशों ने उस मृत बदमाश को उठा करके, माने उसकी लाश को उठा करके दूर ले गया और उसको छुपा दिया, और फिर दूसरे दिन उस बदमाश के घर पर ले जाकर के रात के समय में आंगन में रख दिया। उस बदमाश ने हाल ही में एक दूसरी शादी की थी, नई लड़की को लाया था, पहले से भी वो शादीशुदा था। जब उस बदमाश की लाश आंगन में उसकी मां ने देखा तो कोहराम मच गया, और उसके बाद में पूरे बदमाशों का पर्दाफाश हुआ, और इस तरह से यह भ्रांति दूर हुई आदिवासी बदमाशों के बीच में कि पुलिस गोली नहीं चला सकती है। दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 21 के अनुसार नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी व्यक्ति का जीवन या उसकी स्वतंत्रता नहीं लिया जा सकता है, सिर्फ कानून के प्रोसीजर के अनुसार ही किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे पुराने जमाने में किसी व्यक्ति को राजा के द्वारा या उसके मंत्री के द्वारा चौराहे पर टांग दिया जाता था, फांसी लटका दिया जाता था बिना सुनवाई किए हुए। अब ऐसा नहीं होगा। स्वतंत्र भारत में किसी व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता से को नहीं लिया जा सकता है या उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ कानून के मुताबिक ही ऐसा काम किया जा सकेगा। अर्थात अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, उस व्यक्ति के खिलाफ में प्रथम सूचना पत्र थाने में दर्ज की जाएगी, थाना प्रभारी द्वारा या अन्वेषण अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य जुटाए जाएंगे, और पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद धारा 173 सीआरपीसी के तहत में चार्जशीट संबंधित कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर विचारण होगा
आरोपी को भी पर्याप्त मौका दिया जाएगा ताकि वो अपनी पक्ष प्रस्तुत करे। विचारण के दौरान फरियादी का मुख्य परीक्षण होगा, प्रतिपरीक्षण होगा, पुनः प्रतिपरीक्षण होगा, गवाहों के बयान लिए जाएंगे, वहां उनके बयान होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स माने दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा, उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा और विचारण पूरा होने के बाद कोर्ट के द्वारा सजा दी जाएगी आरोपी को अगर उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलता है। तो यह है आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दोस्तों, 4 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि पुलिस गोली चला सकती है और गोली चलाने के दौरान संबंधित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि पुलिस को हमेशा ताकीद की जाती है कि वो कम से कम बल का प्रयोग करे, वाइटल पार्ट्स पर गोली न चला करके टांग पर गोली मारे ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस को गोली चलाना पड़ता है अपने सेल्फ डिफेंस में, गिरफ्तारी करने के समय में, दंगा को रोकने में और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम या जम्मू कश्मीर जहां पर कि सरकार के द्वारा डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है, वहां पर स्पेशल आर्म्ड फोर्स का अधिकार आर्मी को दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि धारा 41 सीआरपीसी के तहत में पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध में लिप्त है या उसके पास में नकबजनी के कोई सामान मिले हैं या उसके पास में कोई चोरी के सामान हैं या वह आर्मी से भगोड़ा घोषित किया गया हो या उसे धारा 356 सीआरपीसी के तहत में कुछ शर्तों के साथ में रिहा किया गया हो और वो उस शर्त को तोड़ रहा हो या ऐसा कोई मेमो दूसरे थाने से मिला हो जिसमें कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए निर्देशित किया गया हो, ऐसी परिस्थिति में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी को किसी आरोपी को गिरफ्तार करना है तो धारा 46 सीआरपीसी के मुताबिक पुलिस अधिकारी बाय ऑल मींस हर संभव तरीके का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो गोली चला देगा। उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर वह आरोपी ऐसे सजा से संबंधित नहीं है जिसमें कि डेथ माने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होने का प्रावधान हो तो उसे गोली चला के मारा नहीं जा सकता है। और अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करता है तो उसे धारा 197 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जहां पर ऐसा आरोपी जिसके खिलाफ में ऐसा अपराध पंजीबद्ध है जिसमें आजीवन कारावास के दंड या मृत्यु का दंड का प्रावधान है और वो आरोपी लगातार विरोध कर रहा है, अरेस्ट नहीं होने दे रहा है, भागने का प्रयास कर रहा है, वहां पर वह पुलिस अधिकारी जो उसके अरेस्ट के लिए प्रतिबद्ध है गोली चला करके उसको मृत्यु भी कारित कर सकता है और इसमें उसे धारा 197 सीआरपीसी के तहत में प्रोटेक्शन मिलेगा और उसके खिलाफ में कोई प्रोसिक्यूशन या मुकदमा चलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, दूसरी स्थिति कब आ सकती है? जब किसी इलाके में बलवा या दंगा भड़क गया हो और जहां पर कि लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए हों। आखिर यह गैर कानूनी मजमा किसको कहते हैं? अनलॉफुल असेंबली। तो 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा अगर आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को या पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को या किसी पब्लिक सर्वेंट को जो कानून को क्रियान्वयन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है
या किसी व्यक्ति के पोजीशन से संपत्ति हड़प लेना, या किसी व्यक्ति को ऐसे काम करने के लिए मजबूर करना जो वो कानूनी तौर पर करने के लिए बाध्य नहीं है, या ऐसे काम करने से मना करना जिसके लिए वो कानूनी रूप से बाध्य है, या ऐसे गैर कानूनी मजमा के द्वारा किसी कानून के क्रियान्वयन से रोकना, या क्रिमिनल ट्रेसपास करना, या आपराधिक अतिक्रमण करना। तो अगर ये सारे काम या किसी एक काम गैर कानूनी मजमा के द्वारा किया जाता है तो उसे गैर कानूनी मजमा या अनलॉफुल असेंबली घोषित किया जाता है। दोस्तों, पुलिस अधिकारी को सीआरपीसी धारा 129 और 130 के तहत में ऐसे गैर कानूनी मजमा को तितर बितर करने का अधिकार प्राप्त है, और इसके लिए सीआरपीसी में और पुलिस मैनुअल में नियम बताए गए हैं, और जहां पर यह बताया गया है कि न्यूनतम बल का उपयोग होना चाहिए। जो ही मजमा तितर बितर होने लगे तत्काल बल का उपयोग रोक देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बल का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया है तो सबसे पहले टीयर गैस का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर टीयर गैस के उपयोग करने के बाद भी गैर कानूनी मजमा डिस्पर्स नहीं हो रहा है, तितर बितर नहीं हो रहा है, वो मरने मारने पर उतारू है, पुलिस बल पर लगातार प्रहार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में केन का उपयोग करना चाहिए, और पुलिस अधिकारियों के द्वारा और उनके मातहत कर्मचारियों के द्वारा जैबिंग के माध्यम से उनको भगाने की कोशिश करना चाहिए। अगर मान लीजिए कैनिंग से भी मजमा तितर बितर नहीं होता है तो फिर लाठीचार्ज किया जाना चाहिए, और अगर लाठीचार्ज से भी मजमा तितर बितर नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में गोली चालन करना चाहिए, और गोली चालन करने से पूर्व कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उन्हें चेतावनी दी जाएगी कि अगर मजमा तितर बितर नहीं हुआ तो फिर कारगर गोली चलाई जाएगी। और इस चेतावनी के बाद भी अगर गैर कानूनी मजमा तितर बितर नहीं होता है, वो हिंसक गतिविधियों पर लिप्त पाया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में गोली चालन का आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाना चाहिए। गोली चालन किया जाना चाहिए, और गोली चालन कारगर होना चाहिए, हवा में फायर नहीं होना चाहिए। दर्शक जो देखने वाले लोग हैं उनकी तरफ गोली नहीं मारना चाहिए, और जब आप टारगेटेड फायर करते हैं तो उससे फिर गैर कानूनी मजमा तितर बितर हो जाता है। जो ही मजमा तितर बितर होता है तत्काल गोली चालन रोकना चाहिए, और जितने भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी या आम जनता के लोग घायल हुए हैं उनके प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए। गोली चालन के संबंध में उसका एक इन्वेंट्री तैयार करना चाहिए कि कितने गोली खर्च हुए, कौन कौन अधिकारी कर्मचारी उसमें शामिल थे, कौन कौन लोग इंजोर्ड हुए माने घायल हुए, आम जनता के कौन कौन घायल हुए, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण से गोली चालन करना अवश्यंभावी हो गया। इन सब बातों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत विवरण संबंधित जिले के कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पुलिस मुख्यालय को भेजा जाना चाहिए। अगर सरकार चाहेगी तो इस प्रकरण में न्यायिक जांच करा सकती है या नहीं करा सकती है। दोस्तों, आम जनता की तरह पुलिस अधिकारियों को भी सेल्फ डिफेंस में, अपनी सुरक्षा में गोली चलाने का अधिकार है, और डेथ माने मृत्यु कारित करने का अधिकार है। वो कौन सी परिस्थितियां होंगी? ऐसी परिस्थितियां बॉडी ऑफेंस के तहत में 6 हैं। पहला कि ऐसा हमला जिससे ये आशंका हो अगर मेरे द्वारा बल का उपयोग नहीं किया जाएगा तो मेरा मृत्यु होना अवश्यंभावी है, द डेथ इज इमिनेंट। या ऐसा हमला जिससे कि मुझे गंभीर चोट पहुंचना अवश्यंभावी है, या ऐसा हमला जिसमें कि बलात्कार होना संभावित है, ऐसा हमला जिससे कि अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित होना निश्चित है, ऐसा हमला जिससे यह परिलक्षित हो
कि किसी व्यक्ति को चार दीवारी के अंदर में बंद कर दिया गया हो और वह किसी सरकारी अधिकारी की मदद नहीं ले सकता है। ऐसा हमला जिसमें यह परिलक्षित हो कि अपहरण माने किडनैपिंग या एब्डक्शन होना अवश्यंभावी है। तो दोस्तों, यह कोई जरूरी नहीं है कि वो घटना घटित हो गया हो। एप्रीहेंशन आशंका ही काफी है और इसके लिए आपको कोर्ट में सिद्ध करना होगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण से आपको बल का प्रयोग करना पड़ा, गोली चलाना पड़ा और जिसके कारण से सामने वाला व्यक्ति माने आरोपी की जान चली गई, माने उसकी मृत्यु हो गई। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से आया और जब वो घर में प्रवेश किया तो देखा कि उसकी पत्नी के साथ कोई दूसरा व्यक्ति बलात्कार कर रहा है और उसने विरोध में लाठी डंडे से उस व्यक्ति पर प्रहार करना चालू किया और जिसमें वह आरोपी मर जाता है। तो यह जो कार्य उस महिला के पति के द्वारा सेल्फ डिफेंस में किया गया वो युक्त सही था और उसे सेल्फ डिफेंस का अधिकार था। इसी तरह से प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अपने सेल्फ डिफेंस में, प्रतिरक्षा में आरोपी का जान लेने का अधिकार है, मतलब उसको मृत्यु कारित करने का अधिकार है अगर उसे युक्त यह आशंका हो कि अगर उसके द्वारा पर्याप्त बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उसका मृत्यु संभावित है या उसे गंभीर चोट हो सकती है या उसका अपहरण हो सकता है या उसे निरोध में रखा जा सकता है और उसे गलत काम करवाए जा सकते हैं। तो आम जनता की भांति पुलिस अधिकारी को भी अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और इसमें आरोपी की जान भी जा सकती है। सेल्फ डिफेंस का अधिकार आम जनता और पुलिस अधिकारी दोनों को मिले हुए हैं और इसी अधिकार का उपयोग करते हुए पुलिस विभिन्न जगहों पर अपराधियों का इनकाउंटर करती है। और अभी आपने देखा होगा कि हैदराबाद के आसपास में 4 बलात्कारियों को पुलिस ने इनकाउंटर में धराशायी कर दिया था और इस पर बहुत जबरदस्त विवाद भी हुआ कि आखिर पुलिस अधिकारी को किसी को मारने का अधिकार है या नहीं है। तो ये एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस का अधिकार पुलिस और आम जनता दोनों को है। दोस्तों, संपत्ति संबंधी अधिकार की रक्षा करने वास्ते आम जनता को भी और पुलिस को भी प्रतिरक्षा का अधिकार मिला हुआ है धारा 103 आईपीसी के तहत में, जहां पर कि रॉबरी माने लूट हो रहा हो या चोरी हो रहा हो या रात में नकबजनी की घटना हो रहा हो या क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा हो या ऐसे बिल्डिंग या टेंट या वेसल का क्षति कारित किया जा रहा हो जो कि निवास स्थान के रूप में काम हो रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति को लगता है या पुलिस को जो उसके रक्षा करने की उसकी जिम्मेवारी है कि अगर उसके द्वारा बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है, तो आशंका के आधार पर भी पुलिस के द्वारा या आम जनता के द्वारा बल का प्रयोग किया जा सकता है और ऐसी परिस्थिति में आरोपी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि धारा 100 और धारा 103 आईपीसी के तहत में पुलिस को और आम जनता को प्रतिरक्षा का अधिकार मिला हुआ है और जहां पर वह आरोपी का मृत्यु भी कारित कर सकता है। लेकिन बल का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए, ज्यादा बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए और आपने कितना बल का उपयोग किया है यह एक जांच का विषय है। दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति नकबजनी करने के उद्देश्य से घुसा और आप जग गए और उसके बाद में हाथापाई हुई और आपने बंदूक उठा करके उसको गोली मारा, तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं होगा। आपके खिलाफ मुकदमा कायम होगा धारा 302 के तहत में, लेकिन आपको कोर्ट में सिद्ध करना होगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण से आप बंदूक से गोली चलाने के लिए मजबूर हुए और नकबजन को आपके द्वारा मार दिया गया। अगर मान लीजिए नकबजन के पास में कोई डेडली वेपन या घातक हथियार नहीं था, तो फिर आपके द्वारा जो बंदूक से गोली चालन किया गया है
इसका मतलब हुआ कि आपने अत्यधिक बल का प्रयोग किया और वहां पर आपको धारा 100 या धारा 103 आईपीसी के तहत में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना जरूरत थी उससे ज्यादा बल का उपयोग आपके द्वारा किया गया और इसलिए आपको कोर्ट दंडित कर सकती है। दोस्तों, हमारे देश में जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के जो राज्य हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, इन इलाकों में स्पेशल आर्म फोर्स प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको कि शॉर्ट में अप्सा बोलते हैं, AFSPA लागू है और इस एक्ट के तहत आर्मी ऑफिसर को स्वीपिंग पावर माने बहुत जबरदस्त अधिकार दिए गए हैं और अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया सरकार द्वारा या भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में अप्सा के तहत में किसी आर्मी ऑफिसर बल का प्रयोग करेगा अगर उसे लगेगा कि जो आरोपी प्रचलित कानून को तोड़ रहे हैं और यह बल प्रयोग आरोपी के मृत्यु कारित तक हो सकता है, तो यह बहुत जबरदस्त कानून है और इसकी आलोचना बहुत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी और विरोधी दल के नेताओं द्वारा भी की जाती रही है। तो अगर इन डिस्टर्ब एरिया के लोगों के द्वारा डेडली या घातक हथियार ले जाना या एक्सप्लोसिव एक जगह से दूसरे जगह ले जाना या ऐसा कृत्य करना जिससे कि आर्मी ऑफिसर पर घातक हमला किया जा सके, तो ऐसी परिस्थिति में आर्मी ऑफिसर पर्याप्त बल का प्रयोग करेगा और उसमें अगर उस गोली चालन में संबंधित आरोपी की मृत्यु हो जाती है तो इसे कानून के द्वारा आर्मी ऑफिसर को संरक्षण मिला हुआ है और यह भी नियम बनाया गया है कि किसी भी आर्मी ऑफिसर का प्रोसिक्यूशन या उस पर मुकदमा चलाने से पहले भारत सरकार का या राज्य सरकार का अनुमति लेना अनिवार्य है। तो निचोड़ यह है कि मैंने 4 परिस्थितियां बताई जिसमें कि पुलिस अधिकारी के द्वारा गोली चालन किया जा सकता है और आरोपी की मृत्यु कारित की जा सकती है। अगर आरोपी के द्वारा अरेस्ट में व्यवधान उपस्थित किया जाता है या नॉर्थ ईस्टर्न या जम्मू कश्मीर क्षेत्र में डिस्टर्ब एरिया घोषित होने के बावजूद भी वहां के लोगों के द्वारा विद्रोह किए जाते हैं, आर्मी ऑफिसर पर पथराव किए जाते हैं या सेल्फ डिफेंस में पुलिस अधिकारी को लगता है कि अगर उसके द्वारा गोली चालन अगर नहीं किया जाएगा तो उसकी मृत्यु संभावित है, अगर किसी खतरनाक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़े या वो भाग रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में पर्याप्त बल का उपयोग किया जा सकता है और उसमें आरोपी की मृत्यु भी हो सकती है। और जो भी गुट फेथ में पुलिस अधिकारी द्वारा इन सब कार्यों को अंजाम दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे धारा 197 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन मिलेगा और इसका मतलब है कि उन पर मुकदमा चलाने से पहले संबंधित सरकार से परमिशन लेना होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा है आप अपने कमेंट से हमें जरूर अवगत कराएं। दोस्तों, अगले वीडियो में बताऊंगा कि हत्या के प्रकरण का अनुसंधान कैसे किया जाता है। तो आप तब तक इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।